वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस है जिसको डोमेन स्पेसिफिक भी बोला जाता है किसी किसी एग्जामिनेशन के अंदर। तो इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर आपको क्लास नंबर 5 है जो बच्चों हम करवा रहे हैं। इंटीग्रेटेड सीसीएस रूल्स का कोर्स है। डेफिनेटली जितने सारे एग्जाम्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, चाहे वो केवीएस का हो, आईसर का हो, एम्स का हो, एनआईटी का हो, आईआईटी का हो, या नेटर का हो, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट्स का हो जिसके अंदर सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस आपके डोमेन स्पेसिफिक दैट इज पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस का पार्ट होते हैं, डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी कोर्स से संबंधित क्वेरी हो या कोई और क्वेरी हो। तो देखो बच्चों, पोस्ट स्पेसिफिक की क्लास नंबर 5 आज आपको करवाएंगे। और अभी हमें याद है CGHS दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ जो के रूल्स हमने आपको कराए थे CGHS के, उसका पार्ट 1 हुआ है। तो बच्चों पार्ट 2 बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा। तो CCS रूल्स की आज की जो क्लास है उसमें हम लीव रूल्स है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लीव रूल्स हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लीव रूल्स को विदाउट एनी डिले। चलो देखो बच्चों, रूल नंबर 1 का 1 जो है वो यही कहता है कि सीसीएस लीव रूल्स का नाम क्या है, सीसीएस लीव रूल्स 1972। ठीक है। और रूल नंबर 1 का जो 2 है दैट इज 1 of 2, इसका मतलब है कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जून 1972। इट मींस कि कम इनटू फोर्स कब से लागू हुए आपके सीसीएस लीव रूल्स, ये पूछा गया सवाल है। तो इसका मतलब है 1 जून 1972 से आपके जो रूल्स हैं वो लागू होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। और किस पर एप्लीकेबल होते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पर, सिविल सर्वेंट्स पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। आगे आपको बताएंगे रूल नंबर 2 डेफिनेटली बात करता है आपकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है कि ये किस पर अप्लाई होते हैं? तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, जो अपॉइंटेड हुए हैं सिविल सर्विसेज पर, उन पर ये आपके रूल्स हैं जो लागू होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अगर बात करेंगे किस पर अप्लाई नहीं होते हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है किस पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो पहला पॉइंट है रेलवे सर्वेंट्स पर ये अप्लाई नहीं होते। ठीक है, अप्लाई का आपको पता लग गया, नॉट अप्लाई का भी अब आप देख लोगे, रेलवे सर्वेंट पर नहीं होते। जितने भी डेली रेटेड या पार्ट टाइम जॉब करने वाले या कैजुअल एम्प्लॉयमेंट वाले वर्कर्स हैं कोई भी, उन पर भी ये लागू नहीं होते। और साथ के साथ किस पर लागू नहीं होते? तो वो आता है जिन लोगों को कंटिंजेंसी से पैसा मिलता है। तो पर्सन पेड फ्रॉम कंटिंजेंसी। तो देखो कंटिंजेंसी क्या होता है? कंटिंजेंसी एक तरह से एक फंड होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये अवेलेबल होता है। इसके अंदर क्या होगा, इस फंड के अंदर आपको कुछ पावर्स दी जाएंगी कि आप उतने अमाउंट तक का परचेज है जो ऑफिस यूज के लिए या डिपार्टमेंट के यूज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो कंटिंजेंसी का मतलब एक तरह से इमरजेंसी फंड हुआ आपका, कि आपने किसी फंड के अप्रूवल का वेट नहीं करना, कंटिंजेंसी में से आप पैसे लोगे और उसमें से काम करा लोगे। तो अगर किसी पर्सन को आप कंटिंजेंसी में से पेड करते हो तो वो पर्सन पर सीसीएस लीव रूल्स लागू नहीं होते हैं। जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम करते हैं वर्कमेंस, उस पर ये सीसीएस लीव रूल्स लागू नहीं होते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जितने भी वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वर्क चार्ज मतलब काम के हिसाब से जहां पैसा मिलता है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, तो उन पर भी सीसीएस लीव रूल्स लागू नहीं होते हैं। हालांकि एग्जैक्ट बहुत डीपली हमें नहीं पता इसके बारे में, दैट इज वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, बता सकते हैं। हालांकि बस इतना है कि सीसीएस लीव रूल्स के दायरे में ये एम्प्लॉयज नहीं आते। नेक्स्ट आ जाता है ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स। तो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स इसके अंदर नहीं आते। इसके अंदर कौन से आते हैं? सिविल सर्विसेज के आते हैं केवल। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पीछे यहाँ पे पढ़ाया था। यहाँ पे हमने पढ़ाया है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज, तो उन पर ये लागू होते हैं। किस पर लागू नहीं होते ये भी हमने आपको बता दिया कि ऑल इंडिया सर्विसेज पर लागू नहीं होते। Persons locally recruited for service in diplomatic, consular and other Indian establishments in foreign countries। जितने भी जैसे कंसुलर होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, या फॉरेन कंट्रीज में, अब किसी देश के अंदर किसी दूसरे देश का जो कंसुलर होता है, दूतावास होता है, वहां पे अगर किसी लोकल पर्सन को रिक्रूट करेंगे आप, ठीक है,
जैसे कि आप मान के चलो कि कंट्री है कोई, फ्रांस है, फ्रांस के अंदर आपके कंसुलर में जो ऑफिस है इंडिया का, वहां पे अगर कोई जॉब करता है लोकली रिक्रूटेड पर्सन, तो उस पर सीसीएस लीव रूल्स लागू नहीं होंगे। ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं। Persons governed for the leave purpose of leave by the fundamental rules and civil services regulations। जो पर्सन्स लीव के मामले में फंडामेंटल रूल्स से गवर्न होते हैं उन पर भी ये लागू नहीं होते। पर्सन सर्विंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन। अगर कोई लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए डेपुटेशन पर आया है, लेकिन वो राज्य सरकार से आया है, स्टेट गवर्नमेंट से आया है, ठीक है, तो यहाँ पे डेपुटेशन जो किसकी बात की जाती है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आया है बट वो बिलोंग करता है स्टेट गवर्नमेंट से, उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है। सपोज करेंगे कोई पंजाब से है और वो डेपुटेशन पर चले जाता है दिल्ली के अंदर, तो ये कंडीशन लागू होगी। फिर उनको है जो लिमिटेड ड्यूरेशन अगर उनका है तो लीव रूल्स उनके गवर्न नहीं होते। ठीक है, तो अभी तक हमने केवल दो चीजें पढ़ी हैं कि ये रूल है क्या, किस पर लागू होता है और किस पर नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे पॉइंट्स हैं जो इससे आगे आने वाले रूल्स के अंदर आप पढ़ने वाले हैं, जो आपका डेफिनेशन से होता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में है क्या। डेफिनेशन में सबसे जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है दैट इज कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जैसे 1 ईयर कंप्लीट सर्विस बोलते हैं अगर आपने एलटीसी को अवेल करना है तो 1 ईयर कंप्लीट सर्विस। तो ऐसे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या होता है, इसका मतलब होता है द पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे जितना टाइम आपने स्पेंड किया, साथ के साथ लीव पे। अब ऐसा तो है नहीं आपने मान लो 5 साल काम किया, 5 साल में से जितने आपके कैजुअल लीव हैं, अर्न लीव हैं, मेडिकल लीव हैं, वो लेते हुए विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी अब्सेंस अगर आपने काम किया तो वो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में आता है। अब लीव में एक चीज क्लियर कर देते हैं, रूल नंबर 32 में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो रूल नंबर 32 के अंदर हम पढ़ते हैं गवर्न की जाती हैं, इन लीव्स पर भी अगर कोई एम्प्लॉय है तो भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में उसकी सर्विस को काउंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में ऐसा नहीं है कि कितने दिन आपने काम किया, कितने दिन आपने काम किया, कितने दिन आप लीव पर रहे। लीव का मतलब होता है विद परमिशन, अगर लीव नहीं होती तो हम इसको अब्सेंस बोलते, है ना। चल, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है, जिस दिन, पहली बात डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑलवेज उस मंथ में होगा जिस मंथ में एम्प्लॉय का बर्थडे होता है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात यह है अगर एम्प्लॉय का बर्थडे फर्स्ट को है, मान लो 1 अप्रैल है बर्थडे, तो पिछले महीने के एंड ऑफ द मंथ में ही उनकी रिटायरमेंट हो जाए, ये भी याद रखना है। ठीक है, चल, डेट ऑफ रिटायरमेंट का मतलब होता है लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट अटेंड द एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिटायरमेंट। तो सारे कंफ्यूजन आपको दूर कर देते हैं, कब रिटायर है कब नहीं है उससे कुछ नहीं लेना देना आपने। जब किसी को बोल दिया कि डेट ऑफ रिटायरमेंट की वो एज अटेन कर चुका है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आज की डेट में 60 ईयर्स है, कल को हो सकता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट में किसी किसी स्टेट में 58 ईयर्स है, तो जो लास्ट डे उनका सर्विंग का होगा ना भाई काम करने का, उसके आफ्टरनून को हम डेट ऑफ द रिटायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसी दिन वो अपनी रिटायरमेंट की एज को जो है अटेन करता है एम्प्लॉय, इसलिए उसको बोला जाता है। कुछ आगे है काम की डेफिनेशन जिसमें फॉरेन सर्विस का नाम आ जाता है। तो फॉरेन सर्विस का मतलब है एक ऐसी सर्विस, एक ऐसी जॉब जिसमें से सैलरी अनदर सोर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया अदर देन द सोर्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट के, यूटी के और इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड को छोड़कर अगर आपको पैसा मिलता है किसी सर्विस में काम करने का तो उसको फॉरेन सर्विस कहेंगे। ठीक है, वैकेशन डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें रेगुलर वैकेशंस अलाउड होती है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्व करता है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर उसको परमिट किया जाता है कि आप ड्यूटी से एब्सेंट रहो। क्यों, तभी तो उसको वैकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। मान लो एक डिपार्टमेंट का 5 महीने का काम है साल के अंदर, एक एम्प्लॉय उन्होंने रखा हुआ है, तो 5 महीने ही वो काम किए, 7 महीने वो लीव पर रहेगा। तो इट मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन द डिपार्टमेंट आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड वैकेशन डिपार्टमेंट। Vacation department means a department or a part of department to which regular vacations are allowed। ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर रेगुलर वैकेशंस अलाउड होती है उसको वैकेशन डिपार्टमेंट हम बोलेंगे।
ठीक है, इससे भी सवाल आते हैं, थोड़ा सा फर्क आप समझेंगे। वैकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर अर्नड लीव की बात की जाती है ईएल की, तो ईएल 5-5-10 कुछ इस तरह से है, या 10-10 करके है, हम चेक करेंगे एक बार, आपको बताएंगे फिर, ठीक है। 10-10 जैसे, वैसे तो एम्प्लॉइज को 15-15 मिलती है, बट इसमें है वो कम कम अर्नड लीव्स हैं जो दी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करेंगे जब वैकेशन डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, और अगर आपको पता है तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें, आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आंसर हमें बता सकते हैं कि वैकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अर्नड लीव कितनी कितनी अवेलेबल होती है। होपफुली 5-5 है शायद, एवरी 6 मंथ में 5-5 अर्नड लीव अलाउड होती है जो मिलती है, या 10-10 है, इससे ज़्यादा नहीं, 5-5 है होपफुली। चलो आगे चलेंगे तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, वो है राइट टू लीव। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, राइट टू लिवलीहुड होता है, ऐसे राइट टू लीव है एक, और रूल नंबर 7 है। किसका है रूल नंबर 7? सीसीएस लीव रूल्स 1972। और अब सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि लीव रूल 1972 कम इन टू फोर्स, तो वो डेट बतानी है आपने कि कब से वो लागू हुए, ठीक है। तो राइट टू लीव है रूल नंबर 7, जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि लीव कांट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। लीव को आप अपना अधिकार नहीं बना सकते और क्लेम नहीं कर सकते उसको कि ये मेरा अधिकार है, ठीक है, क्योंकि कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी हैं, कुछ एग्जिजेंसी ऐसी हैं जिस पर आपके लीव को रिवोक किया जा सकता है, रिफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द एग्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विसेज सो रिक्वायर, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा कुछ काम है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, तो उस टाइम पे अगर आपको ड्यूटी पे रखा जाता है, आपने लीव ली हुई है, लेकिन वो बोला गया है कि भाई आपकी लीव जो है कैंसिल है, रिवोक है, रिफ्यूज है, अगर आप लेना भी चाहते हो तो क्या है, तो वो रिवोक और जो रिफ्यूज्ड ही मानी जाएंगी। उस टाइम पे आप क्लेम नहीं कर सकते कि लीव मेरा राइट है, बिकॉज लीव कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। चलो, तो रिफ्यूज किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी, ये पॉइंट नोट करेंगे हम यहाँ पे कि रिफ्यूज किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, कंप्लीटेड टू ग्रांट इट, बट इट शैल नॉट बी ओपन टू दैट अथॉरिटी टू ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें पेपर में आया था ये सवाल कि भाई ऑल्टर तो नहीं कर सकते, लीव को ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपने याद रखना है। रिफ्यूज कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। कब ऑल्टर कर सकते हैं ये भी है, जब ऑल्टर कर सकते हैं जब वो रिटर्न रिक्वेस्ट देता है एम्प्लॉय। तो अगर स्टेटमेंट आप पढ़ोगे उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑल्टर कर सकते हैं एट द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ही ऐसा क्वेश्चन आया था ये, तो इस वजह से आपको बताया गया है, ठीक है। चलो, एक नोट भी है, जितनी भी लीव रूल अंडर 20, लीव का जो रूल है 20, उसके अंदर अगर आप कोई लीव अप्लाई करते हो तो उनको रिफ्यूज या रिवोक नहीं किया जा सकता बिना मेडिकल जो अथॉरिटी के डिसीजन के, या जो मेडिकल अथॉरिटी है उसके परमिशन के बिना, क्योंकि उन्होंने जो एडवाइस दी है वो आपके लिए बाइंडिंग है, ठीक है। तो अगर रूल नंबर 20 के अंदर लीव किसी ने अप्लाई की है तो वो आपकी रिफ्यूज या रिवोक नहीं हो सकती। तो प्लीज आप लोगों ने बताना है रूल 20 क्या है बच्चों, ठीक है। रूल 20 कमेंट करके बताना है आपने कि रूल 20 के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। चलो, अब एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि डिसमिसल का, रिमूवल का और रेजिग्नेशन का क्या फर्क पड़ता है आपकी लीव पर। अगर आप डिसमिस हो जाते हो, अगर आपको हटा दिया जाता है, अगर आप रिजाइन कर देते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला पॉइंट पढ़ो, कोई भी क्लेम है लीव के क्रेडिट का, वो आपका खत्म हो जाता है जब आप डिसमिस हो जाते हो, ठीक है। ये देखो, जब आप डिसमिस हो जाते हो, रिमूव हो जाते हो और रिजाइन कर देते हो, तो क्या पॉइंट्स है, जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी अनदर पोस्ट के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करता है, ठीक है, और उसके बाद उसको रिजाइन करना पड़ता है, तो वो जो अपनी नई वाली पोस्ट पे जाएगा, अब जो लीव का लैप्स है वो नहीं होगा, जो उसकी लीव है वो खत्म नहीं होगी। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन, क्योंकि टेक्निकल रेजिग्नेशन ऑलवेज ऐसे एप्लीकेशंस पर बनाया जाता है दैट इज फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल।
जितने फॉर्म आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किए हैं उस केस में ही आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो क्लियर समझ में आ गया। वैसे तो डिसमिसल रिमूवल रेजिग्नेशन का फर्क पड़ेगा कि आपकी लीव खत्म हो जाएंगी उस दिन से, बट थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है तो कोई लीव आपकी लैप्स नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ठीक है, क्रेडिट उसका चलता रहेगा, आपको वो लीव मिलती रहेंगी। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस हुआ है, रिमूव हुआ है, ठीक है, और दोबारा से रीइंस्टेटेड हुआ है। देखो बच्चों, ये रीइंस्टेटेड वर्ड आप समझो। सस्पेंशन के बाद सुना है ना आपने, रीइंस्टेटेड मतलब दोबारा से आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, या किसी अपील पर या रिवीजन पर, तो काउंट फॉर लीव हिज सर्विस प्रायर टू डिसमिसल और रिमूवल एज द केस में भी। तो उनकी जो लीव है वो काउंट होंगी, बट वो डिसमिसल और रिमूवल से पहले पहले की काउंट होंगी, ये आपने समझना है। ठीक है, डिसमिसल और रिमूवल से पहले पहले की काउंट होंगी, उसके बाद की काउंट नहीं होती। गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन कंपेंसेशन और इनवैलिड पेंशन or gratuity is re-employed and allowed to count his past service for pension shall be entitled to count his former service towardly। समझो इस बात को, अगर कोई कंपेंसेशन पे रिटायर होता है तो भी जितनी भी पास्ट सर्विस है उनकी, उसकी जो लीव्स हैं वो काउंट की जाएंगी उनकी, ये आपने पढ़ना है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिसमिसल, रिमूवल या रेजिग्नेशन के केस में जाता है और उनका लीव ऑफ द क्रेडिट, जो लीव एट क्रेडिट है, वो कैसी कंडीशन से गुजरेगा, क्या कंडीशंस होंगी क्रेडिट की, ये सब आपको पता लगता है इसके माध्यम से। ठीक है, चलो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं।